नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे सत्यमेव जयते चैनल में। और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। मेरे साथ हैं नवभारत टाइम्स दिल्ली के पूर्व मेट्रो एडिटर गुलशन राय खत्री जी। खत्री जी, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। थैंक यू, धन्यवाद। खत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष जो है नितिन नवीन साहब, उन्होंने आज कुछ अपॉइंटमेंट किए हैं, यानी प्रदेश अध्यक्ष। एक तो उन्होंने दिल्ली में किया है हर्ष मल्होत्रा, जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं। हरियाणा में डॉक्टर अर्चना गुप्ता, पंजाब में सरदार केवल सिंह ढिल्लो और त्रिपुरा में अभिषेक देव रॉय। अब ये बताइए, हम पहले दिल्ली पे ही बात करेंगे कि दिल्ली में आखिर पहले सचदेवा साहब से पंजाबी समाज से ही, और फिर दूसरे मल्होत्रा साहब आगे पंजाबी समाज से ही। तो आखिर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने पंजाबी समाज पर ही क्यों विश्वास जताया है? देखिए लखेड़ा जी, अगर आप 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई तब से अब तक देखें तो सिर्फ 2014 से 2020 के बीच में दो ही ऐसे अध्यक्ष थे जो ना तो पंजाबी थे ना ही वैश्य समुदाय के थे। वो थे एक सतीश उपाध्याय और दूसरे मनोज तिवारी। इनके अलावा अगर आप शुरू से देखें तो प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा, केदारनाथ साहनी, मदन लाल खुराना, ओम प्रकाश कोहली, फिर केदारनाथ साहनी, फिर मांगेराम गर्ग, फिर मदन लाल खुराना, डॉक्टर हर्षवर्धन, विजेंद्र गुप्ता, विजय गोयल, डॉक्टर हर्षवर्धन, सतीश उपाध्याय, मनोज तिवारी, आदेश गुप्ता और वीरेंद्र सचदेवा। अगर आप ये सारा देखेंगे तो मनोज तिवारी और सतीश उपाध्याय को छोड़ देंगे तो बाकी सभी जो भी अध्यक्ष रहे हैं अब तक, वो या तो वैश्य समुदाय से हैं, बनिया समुदाय से हैं, या पंजाबी समुदाय से हैं। तो पार्टी की नींव जब दिल्ली में आई थी, जब पार्टी जनसंघ के टाइम में जब शुरुआत हुई थी, तो जनसंघ सबसे ज्यादा मजबूत दिल्ली में ही थी। उसकी वजह यही थी कि उस वक्त पंजाबी वोट जो है वो सारा बीजेपी को, जनसंघ को मिलता था, बाद में भारतीय जनता पार्टी को मिलने लगा है। तो अभी भी पार्टी ये मान रही है कि पंजाबी समुदाय में उसकी पकड़ बनी हुई है, जिसको बनाए रखना चाहिए। हालांकि पार्टी का एक वर्ग का ये मानना था कि अब क्योंकि दिल्ली में बाहर से आए लोग, प्रवासी लोगों की तादाद बहुत ज्यादा हो गई है, जिसमें पूर्वांचल के लोग हैं, बिहार के लोग हैं उसमें, लेकिन इसके बावजूद पार्टी को ये लग रहा है कि पंजाबी समुदाय को अभी भी उसका पूरा सहयोग मिल रहा है। शायद यही वजह है कि उन्होंने वीरेंद्र सचदेवा के बाद हर्ष मल्होत्रा को ही आगे रखा है। दोनों ही पंजाबी समुदाय से आते हैं, दोनों ही यमुना पार के नेता हैं और दोनों का ही लंबा कैरियर भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। अच्छा, ये बताइए कि फिर अभी चुनाव भी आने वाले हैं नगर निगम के, तो इसका कुछ फायदा होगा भारतीय जनता पार्टी को? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने शायद यही सोच के उन्होंने रखा होगा। हालांकि कायदे से जिस तरह की उपलब्धि वीरेंद्र सचदेवा के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी को मिली है, खासतौर पे पिछले साल जब विधानसभा चुनाव हुए तो 27 साल के बाद बीजेपी दिल्ली में जीत के आई। उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा थे। लोकसभा चुनाव जब हुए तब सातों की सातों सीटें आई, इसके बावजूद कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने हाथ मिला लिया था। दोनों के मुकाबले के बावजूद सातों सीटें जो है बीजेपी जीती, और ये एक वीरेंद्र सचदेवा की उपलब्धि मानी जाएगी। तो पार्टी के अंदर कुछ लोगों का ये लग रहा था कि शायद पार्टी उनको एक और टर्न दे, लेकिन पार्टी के अंदरूनी कुछ समीकरण होते हैं, तो शायद उन समीकरणों को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने वीरेंद्र सचदेवा को तो बदला, उनकी जगह हर्ष मल्होत्रा लाए, लेकिन दोनों ही पंजाबी समुदाय से लाए। तो उन पार्टी को शायद लगता है कि पंजाबी समुदाय के नेता को अध्यक्ष बनाए रखने से अभी भी उनको फायदा है। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि उन्होंने हर्ष मल्होत्रा को फिर से चयन किया है। क्या ऐसा हो सकता है, या जो कई लोग सोचते भी हैं कि क्या दिल्ली के लोग अभी गैर पंजाबी जो नेतृत्व है बीजेपी में उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं? एक और बात मैं बता दूं कि जब हम लोग भारतीय जनता पार्टी में कवर कर रहे थे, आप भी, तो जेटली साहब का आप याद होगा, वो जब राज्यसभा में एलओपी थे तो उन्हें खुद कई बार जर्नलिस्टों से कहते थे कि दिल्ली में जब बीजेपी लगातार हार रही थी, क्योंकि शीला दीक्षित सीएम लगातार बन रही थी, तो उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी रणनीति चेंज करनी होगी, बनिया और पंजाबी के सहारे नहीं हो सकता, क्योंकि अब पूर्वांचल का बड़ा समाज दिल्ली आ चुका है, या प्रवासी जैसे आप भी कह रहे थे। उन्होंने प्रयोग भी किए, दो नाम अभी ले रहे थे आप, उपाध्याय जी और तिवारी साहब। अब क्या इन्होंने शिफ्ट, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया, और फिर भारतीय जनता पार्टी को लौट के पंजाबी और बनिया नेतृत्व पे लौटना पड़ा। अब आप देखिए, सीएम भी बनिया समाज से है, स्पीकर भी बनिया समाज से है, और पंजाबी अध्यक्ष थे, नए अध्यक्ष भी आ गए। तो क्या ये थ्योरी, यानी मतलब
क्या जो मैं कह रहा हूं कि अभी नेतृत्व स्वीकार करने की क्षमता में नहीं है लोग, या दूसरे समाज अभी भारतीय जनता पार्टी से उस तरीके से नहीं जुड़ पाए जिस तरीके से बनिया समाज और पंजाबी समाज आज भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है? ये बिल्कुल ठीक बात है कि भारतीय जनता पार्टी का ये जो 2 वर्ग हैं, बनिया हम्म, समुदाय और पंजाबी समुदाय, उसमें भारतीय जनता पार्टी की जड़ें बहुत गहरी हैं। हम्म, और सिर्फ अगर हम कुछ साल पहले की बात करें, तो कांग्रेस में भी पंजाबी नेताओं का ही दबदबा होता था। उस जबरदस्त। ज़माने में हरकिशन लाल भगत, जगप्रवेश चंद्र, ऐसे लोगों का, और लोकल में चौधरी प्रेम सिंह जो दिल्ली देहात के नेता होते थे, उनसे पहले चौधरी ब्रह्म प्रकाश थे। तो ये सब नेताओं का दबदबा होता था। तो दिल्ली जो है, दिल्ली में भले ही अभी बाहर से बहुत तादाद में लोग आ गए हों, हम लोग मानते हैं कि 40 लाख लोग स्लम और झुग्गी बस्तियों और अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहते हैं। लेकिन हाँ, इसके बावजूद दिल्ली हाँ, के लोग जो जुड़े हुए हैं, वो पंजाबी समुदाय और बनिया समुदाय, जो यहाँ का परंपरागत वोटर रहा है, बहुत हाँ, पुराने लोग हैं, वो यहाँ के मूल निवासी हैं। तो अभी भी वो लोग बीजेपी से जुड़े हुए हैं और बीजेपी उनके साथ बहुत हद तक जुड़ी हुई है उसमें। तो पार्टी को हर बार जो है, उस इन दोनों समुदायों को वोट उसको मिलता रहा है। तो आप अगर याद करें, पार्टी की जब भी बुरी हालत होती है, तब भी 35, 36, 40% तक उसका पसंद वोट है। बैंक। तो ये जो वोट बैंक है, ये सारा का सारा नहीं अगर हम माने, तो 80% वोट बैंक यही है, जो हाँ, बनिया समुदाय और पंजाबी समुदाय का है। हाँ, तो पार्टी में कई बार मांग होती है, कई नेता भी मांग करते हैं कि जी आप सिर्फ पंजाबी और बनिया में फंसे हुए हो। उत्तराखंड के भी लोग हैं, साउथ के भी लोग हैं, बिहार के भी हैं, यूपी के भी हैं, तो आपको उस दिशा में जाना चाहिए, वहां के लोगों को अध्यक्ष बनाना चाहिए। लेकिन पार्टी ने 2 बार अध्यक्ष बनाए, खासतौर पे मनोज तिवारी को, वो प्योर पूर्वांचल के नेता थे, यूपी की राजनीति में से आए थे और बाद में दिल्ली में सांसद बने, उनको पार्टी ने अध्यक्ष भी बनाया। लेकिन पार्टी उस तरह की कामयाबी हासिल नहीं कर पाई जिस तरह की पार्टी को उम्मीद थी, और अल्टीमेटली उनको 2025 में विधानसभा चुनाव में कामयाबी मिली, वो भी तब जब पार्टी ने एक पंजाबी चेहरे को अपना अध्यक्ष बनाया। हालांकि वीरेंद्र सचदेवा उस वक्त ना तो विधायक थे, ना पार्षद थे, और ना ही सांसद थे। लेकिन इसके बावजूद पार्टी ने उनको बनाया, उनके रणनीतिक कौशल को देखते हुए, उनके जो सामाजिक समीकरण और उनकी मेहनत को देखते हुए बनाया, और उसमें पार्टी को कामयाबी भी मिली। तो पार्टी का थोड़ा विश्वास बड़ा है कि हम अपने परंपरागत तरीकों पर चलें, तो दिल्ली में हमें कामयाबी मिल सकती है। और पार्टी ने इसीलिए शायद ये बैलेंस बनाया है कि चीफ मिनिस्टर बनिया समुदाय से हैं, स्पीकर भी वहां से हैं। तो अगर इसी समुदाय से प्रदेश अध्यक्ष भी बना देते हैं, तो फिर लगता कि ये पक्षपात हो रहा है, किसी एक ही पक्ष की तरफ जा रहे हैं। तो पार्टी ने उन समीकरणों को बैलेंस करते हुए ये बनाया है। और ऐसा नहीं कि पूर्वांचल के लोगों को छोड़ दिया जाएगा या उत्तराखंड के लोगों को। मुझे लगता है कि आगे चल के जो है पार्टी इन लोगों को भी कहीं ऐसी प्राइम पोस्ट देगी, इन समुदाय के लोगों को, ताकि उनको भी ना लगे कि वो उपेक्षित हैं। अभी बहुत सारी पार्टी की अभी संगठन बनेगा, अध्यक्ष बने हैं प्रदेश अध्यक्ष, तो ये अपनी टीम बनाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि उसमें भी बहुत सारे लोगों को लिया जाएगा। तो उस स्तर पर जो है पूर्वांचल के लोगों को भी लिया जा सकता है, साउथ के लोगों को भी लिया जा सकता है। तो वो पार्टी की अपनी रणनीति होगी कि ऐसे किस समुदाय के लोगों को कहाँ पे उन्होंने रखना है। एक और है, जैसे पहले पूर्वांचल के लोगों की भी और उत्तराखंड के लोगों की भी शिकायत होती थी कि एक इनके एक प्रकोष्ठ बना दिया, उत्तराखंड प्रकोष्ठ या वो उत्तरांचल कहते हैं, और दूसरा ये पूर्वांचल प्रकोष्ठ। तो बाकी समाज जैसे बनिया प्रकोष्ठ ही बनाते हैं, पंजाबी प्रकोष्ठ दिखाते हैं, इनकी शिकायत रहती है। तो लेकिन अब एक और कोर वोट बैंक और जुड़ा है बीजेपी के साथ, उत्तराखंड का। वो भयंकर तरीके से बीजेपी के साथ खड़ा हो गया है, चाहे उत्तराखंड हो या यहाँ भी। अब लगता है कि कुछ उन्होंने वैसे उपाध्यक्ष तो बना रखे हैं इस समय, मोहन सिंह बिष्ट को बना रखा मोहन है। सिंह बिष्ट हैं, रविंद्र नेगी अभी चुनाव लड़वाया, वो जीते हैं हाँ, एमएलए का हाँ, चुनाव विधायक में, से। हाँ, हाँ। तो बहुत सारे लोगों को उन्होंने टिकट दिया। वही पार्टी की ये रणनीति होती है कि कुछ प्राइम पोस्ट किसी समुदाय को दें, कुछ जगह पे टिकट ज्यादा लोगों को दूसरे समुदाय के लोगों को दें। तो पार्टी सबको बैलेंस करने की कोशिश करती है, लेकिन जो प्राइम पोस्ट है उनमें पार्टी ने इन दोनों समुदायों को ही बैलेंस किया है। अच्छा, एक और चीज है, अरविंद केजरीवाल जब सीएम बने, लंबे समय तक कोई भी रहे, तो वो बनिया समाज के वोट बैंक को काफी अपने साथ ले गए थे।
अरविंद केजरीवाल जब अध्यक्ष बने तो रामनिवास गोयल जो कि कभी भारतीय जनता पार्टी में थे, उनको उन्होंने स्पीकर बना दिया। अब और भी थे उनके फैसले, तो उससे क्या बनिया समाज दिल्ली का जो केजरीवाल के साथ चले गया था, क्या अब जिनके अध्यक्ष सीएम भी हैं और स्पीकर भी लौट रहा है, क्या है वैसे दिल्ली में चर्चा कि क्या अभी केजरीवाल के साथ ये बनिया समाज बिल्कुल बटा ठीक तो है? बात है। ये जो आपकी बात सही है, कुछ हद हाँ, तक कुछ लोग चले गए थे अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के साथ। लेकिन कमोबेश अगर आप देखें तो बनिया समुदाय हमेशा से बीजेपी के साथ रहा है। क्योंकि हम्म, आम आदमी पार्टी को उस वक़्त जब लहर आई आम आदमी पार्टी की, तो उसमें बनिया समुदाय के लोगों ने भी वोट दिया, पंजाबी लोगों ने भी वोट दिया, झुग्गी क्लस्टर के लोगों ने भी, अनऑथराइज्ड कॉलोनियों के लोगों ने भी, तभी वो 67 सीटें जीते वो जो है, हाँ, बिल्कुल और ठीक दूसरी है। बार 62 सीटें जीते। क्योंकि हाँ, उस वक़्त इन समुदाय क्या पूरी दिल्ली के लोगों को लग रहा था कि कांग्रेस और बीजेपी को हमने देख लिया, एक बार इनको भी देख लें। तो हाँ, इसलिए इन लोगों को वोट चला गया। लेकिन जैसे-जैसे उनको लगा कि उनकी उम्मीदें पूरी नहीं हो रही हैं, तो पूरी वो वोट बैंक फिर अपने आप धीरे-धीरे वापस बीजेपी की तरफ हाँ, आ गया। कांग्रेस वाला वोट बैंक कभी कांग्रेस की तरफ नहीं आया, क्योंकि हाँ, कांग्रेस का वोट बैंक जो आम आदमी पार्टी के साथ गया था, उसको अभी भी भरोसा नहीं है कि कांग्रेस अच्छी लड़ाई लड़ पाएगी बीजेपी के खिलाफ, इसलिए वो अभी टिका हुआ है आम आदमी पार्टी के साथ। हम्म। अच्छा, एक और चीज है, जब हम लोग जर्नलिज्म में आए थे 90 के दशक में, तो दिल्ली में बीजेपी में तो जैसे मल्होत्रा, खुराना और सानी तीनों पंजाबी तिगड़ी थी, और कांग्रेस में भी थी, जैसे आपने भी बताया कि एचकेएल भगत हो, चाहे जगप्रवेश जगप्रवेश चंद्र चंद्र। हो, टाइटलर हो, लेकिन वहां गांव के भी कुछ नेता थे, सज्जन कुमार थे, या प्रेम चौधरी प्रेम सिंह थे, और भी इस तरीके से। इधर कांग्रेस ने अपना जो नेतृत्व है वो देवेंद्र यादव को, जो कि गांव के हैं, उनको दे रखा है। बीजेपी में गांव के लोगों की भूमिका कम दिख रही है इस समय। वैसे तो एक मंत्री भी है जो सात सिंह वर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री, उनके बेटे, लेकिन जी। संगठन में अध्यक्ष वगैरह क्या गांव के आदमी को क्यों नहीं बनाती बीजेपी, या क्या लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है। हम्म, अगर आप ये देखें भारतीय जनता पार्टी के साथ पंजाबी और बनिया समुदाय शुरू से ही जुड़ गया था, आज़ादी के बाद से ही। हम्म, लेकिन आउटर दिल्ली जो ग्रामीण इलाका है, वो हाँ, इतनी आसानी से नहीं जुड़ा। आपको मैं बताऊँ 67 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, तो हाँ, जनसंघ ने सब सीटें जीत ली दिल्ली में, हाँ, सिर्फ एक सीट हारी थी, वो आउटर दिल्ली की थी, ग्रामीण हाँ, क्षेत्र की। चौधरी ब्रह्मप्रकाश जीते थे वहाँ से जो है। हाँ, तो वो गाँव वाला जो वोटर था, वो बहुत देर से जुड़ा है। लेकिन जी, अब जी, ये नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं, क्योंकि अगर आप आउटर दिल्ली की विधानसभा की सीटें देखें, तो उनमें हाँ, बहुत सारी सीटों पर भारतीय बीजेपी, जनता पार्टी के उम्मीदवार ही जीते हैं। हम्म, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार बहुत कम हुए हैं, और इस बार जो पार्टी को जीत मिली, उसमें गाँव के लोगों का बड़ा हाथ है ये। हाँ, तो इसलिए पार्टी ने ग्रामीण इलाकों से 2 मंत्री बनाए हैं। सिर्फ परवेश वर्मा ही नहीं, एक रविंद्र इंद्रराज हैं, वो भी हाँ, बनाए हैं। और अगर विकासपुरी वाली सीट को भी आउटर में मान लें, तो उनके भी डॉक्टर पंकज सिंह जो हैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, उनको भी वहाँ कैबिनेट में लिया गया है। तो एक तरह से पार्टी ने वहाँ के लोगों को नेतृत्व दिया है, वो कैबिनेट में दे दिया है। हाँ, ये ऊपर कुछ क्षेत्र पंकज सिंह तो वैसे गांव के तो है नहीं दिल्ली के, पर हाँ उस इलाके से हैं, ये तो कह सकते हैं। जी, तो अब जी। क्या है, क्या देर सवेर कुछ दिल्ली में यही ट्रेंड चलता रहेगा, या अब क्या लगता है, या कांग्रेस में भी कुछ लगता है वो इस तरीके से प्रयोग करेंगे कि जैसे उनके अभी कांग्रेस, जय शीला दीक्षित देखिए, वो नाम से ही उत्तर प्रदेश दीक्षित उनकी सरनेम था, जो विवाह उन्होंने किया था उत्तर प्रदेश में, है ना, उमा शंकर जी दीक्षित जी के बेटे से। लेकिन वो मूलतः तो पंजाबी थी ना, कपूर, तो एक जी। पंजाबी समाज भी कांग्रेस से जुड़ा था। अब कांग्रेस का क्या हाल है, कांग्रेस क्या करेगी? देखिए, कांग्रेस के साथ समस्या सिर्फ नेतृत्व की नहीं है कि किस नेता को हम्म, अध्यक्ष बनाया, किसको नहीं बनाया। उसकी बड़ी समस्या यह है कि ज़मीन पे उतरने की। वहाँ पार्टी को दोनों स्तर पर काम करने की ज़रूरत है कि अगर उसने किसी एक वर्ग को अध्यक्ष बनाया, तो उनकी यहाँ एक रणनीति होनी चाहिए कि कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर पंजाबी और बनिया समुदाय के लोगों से भी बनाएँ, या और समुदाय के लोगों को जिनको वो नेतृत्व देना चाहते हैं, उनको बनाएँ और ज़मीन पे उतरें। कांग्रेस की दिक्कत ऐसा नहीं है कि लोग उसको पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोगों में ये भरोसा नहीं जग पा रहा है कांग्रेस के लिए। और कांग्रेस इसलिए भरोसा नहीं जगा पा रही है क्योंकि वो ज़मीन पे नहीं है। वो नहीं जाए, सिर्फ़ हाँ, सोशल मीडिया पे दिखती है या बस प्रेस बस, कॉन्फ्रेंस में दिखती है।
वो बस सड़क पे नहीं उतरती है। तो सर अगर जिस तरह से अभी महंगाई है, अगर आप देखें कि उस वक्त कांग्रेस के टाइम में होती तो भारतीय जनता पार्टी किस आक्रामक तरीके से प्रदर्शन करती, बैंक सड़कों पे हाँ, उतरती। हम लोगों ने अतीत में देखा है कि किस तरह से वो लोगों की आवाज उठाते थे, लेकिन अभी कहीं दिख नहीं रहा है। कांग्रेस को जिस तरह से आक्रामक होकर जमीन पे उतरना चाहिए, वो नहीं उतर पा रही है। तो वो कांग्रेस की समस्या है, ना कि नेतृत्व की। अगर नेतृत्व हो और आक्रामक हो, सड़क पे उतरने वाला हो, तो वो सब समुदायों को जोड़ लेता है। मान लीजिए कि जी, देवेंद्र यादव हैं, अगर सड़क पे पार्टी उतर जाए, तो वो सभी नेताओं को, बाकी समुदाय के लोगों को भी जोड़ लेंगे उसमें जो है। लेकिन समस्या वही है कि कांग्रेस जो है अभी विपक्षी पार्टी है, लेकिन वो अपनी जड़ तक जा नहीं पा रही है, जमीन पे उतर नहीं पा रही है। उतन जिस दिन वो जमीन पे उतरेगी, लोगों को भरोसा हो जाएगा, तो वो बाजी अपने आप पलट जाएगी। अच्छा, अंत में जरा ये बता दीजिए कि हम दर्शकों को कि ये जो नए अध्यक्ष बने हैं बीजेपी के मल्होत्रा साहब, वो हैं कैसे? देखिए हर्ष मल्होत्रा का लंबा कैरियर है। वो दिल्ली बीजेपी से बहुत लंबे टाइम से जुड़े हैं। अभी मेरी 2 महीने पहले मैंने उनसे बात की थी, बहुत लंबी 1 घंटा मेरी बात हुई थी उनके। मैंने गतिविधियों के बारे में उनसे पूछ रहा था, उनका पूरी हिस्ट्री। तो उन लोगों ने बहुत काम किया है संगठन में, संगठन की ट्रेनिंग में, संगठन को जोड़ने में उनका लंबा योगदान रहा है। वो संगठन में महामंत्री बहुत टाइम रहे हैं, संगठन में कई और पदों पर भी रहे हैं, नगर निगम में वो भूमिका अदा कर चुके हैं, मेयर वो ईस्ट दिल्ली के रह चुके हैं। तो उनका लंबा कैरियर है और पंजाबी समुदाय से हैं। सौम्य स्वभाव है, बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं, कार्यकर्ताओं के साथ उनका जुड़ाव है। लेकिन उनके सामने भी अब बड़ी चुनौती होगी। उनके सामने चुनौती होगी कि पिछली लकीर से अपनी लकीर को लंबा करने की, क्योंकि अगले साल नगर निगम के चुनाव होने हैं। अब पिछले जो अध्यक्ष गए हैं, उनके टाइम में 2 चुनाव हुए थे, लोकसभा और विधानसभा, दोनों में जीत मिली भारतीय जनता पार्टी को। पिछले अध्यक्ष के नेतृत्व में ही नगर निगम में, चाहे आम आदमी पार्टी के लोग पाला बदल के आए, जिस तरह से भी हुआ, नगर निगम में भी भारतीय जनता हाँ, पार्टी का तब से काफी वर्चस्व था। हाँ, तो अब अगले साल जब नगर निगम के चुनाव होंगे, तो उसमें पहली चुनौती हर्ष मल्होत्रा के लिए ही होगी कि एमसीडी चुनाव जीते जाए। अगर वो एमसीडी चुनाव जीत जाते हैं और समीकरणों में कोई बदलाव नहीं होता, तो हर्ष मल्होत्रा 2030 तक मुझे लगता है कि अध्यक्ष रहेंगे, क्योंकि इनका हाँ, कार्यकाल 3 साल का होगा। तो 2029 में जब लोकसभा के चुनाव हो रहे होंगे, तो इस वजह से कार्यकाल को बढ़ाया ही जाएगा और फिर बड़ा 2030 में विधानसभा चुनाव होंगे। तो जाहिर सी बात है कि तब तक वो रहेंगे। तो उनकी हाँ, पहली चुनौती उनको होगी कि नगर निगम चुनाव में पार्टी को कामयाबी दिलाएं, फिर उसके बाद लोकसभा और फिर विधानसभा चुनाव होंगे उनके। अच्छा, तो ये 3 तो ही हैं। दूसरी बड़ी समस्या जो चुनौती होगी वो ये होगी कि अभी नगर निगम, केंद्र सरकार और दिल्ली में तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी है। तो हाँ, संगठन को किस तरह से सक्रिय रखना है, क्योंकि आमतौर पे जब सत्ता में पार्टी आ जाती है तो संगठन उतना सक्रिय नहीं रह पाता। तो संगठन को सक्रिय करना, दोनों सरकारों के बीच में तालमेल बनाना, एमसीडी के बहुत सारे काम होते हैं जहां पार्टी को डिफेंड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। नगर निगम की स्थिति ऐसी है उसमें। तो वहां किस तरह से परफॉर्म करते हैं, ये बहुत कुछ डिपेंड करेगा। ये अगली चुनौती होगी हर्ष मल्होत्रा। गुलशन जी, आप मेरे चैनल में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से अनुरोध है कि मेरी वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। जल्दी आएंगे इस तरह के मुद्दों के साथ, तब तक नमस्कार।